हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं नेट के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो ये हमारा सीरीज नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे और आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड द कॉर्नहिल मैगजीन। सो कॉर्नहिल मैगजीन जो है वो 1860 से लेके 1975 तक सर्कुलेट हुई थी एंड ड्यूरिंग द एडिटरशिप ऑफ विलियम मैकपीस ठाकरे इसकी सर्कुलेशन पीक पर पहुंची थी अराउंड 1,10,000। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, विलियम मैकपीस ठाकरे। Question number 52, which two of the following writers does A.D. Hope address through his poetic responses in a book of answers? So A.D. Hope, इनका पूरा नाम था एलेक डरवेंट होप, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पोइट एंड एसेइस्ट थे और ये एक सैटारिकल स्लैंट के लिए भी जाने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, टीचर एंड एकेडमिक। तो इन्होंने एक वर्क लिखा था अ बुक ऑफ आंसर्स, जिसमें उन्होंने कुछ पोएम्स के रिप्लाई में आंसर किए थे, इंक्लूडिंग वन इन द रिस्पॉन्स टू द पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल। सो इनकी भी पोएम का उन्होंने एक आंसर दिया था। अब वो आंसर एज अ क्रिटिसिज्म ही समझ सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डज A.D. होप एड्रेस थ्रू हिज पोएटिक रिस्पॉन्स इन अ बुक ऑफ आंसर्स। सो उसमें इंक्लूड करते थे टॉल्स्टॉय एंड मलारमे भी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है A, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 53, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें हमें नॉवल दिया गया है जिसे हमें उनके ऑथर से मैच करना है। सबसे पहले है डॉन किहोटी। ये एक स्पेनिश इंग्लिश नॉवल है और बहुत ही फेमस नॉवल है। आपने ये ऑलमोस्ट पढ़ा ही होगा, जिसे लिखा था मिगल डी सर्वेंटीज ने। A जो है वो 4 से मैच होगा, बाकी हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमें एक भी याद है तो हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। A का 4 है। इसमें आप सीक्वेंस देखेंगे ABCD में से, तो D का सीक्वेंस राइट हो रहा है। A का D है, देन B का 3rd है, सॉरोज ऑफ यंग वर्टर का गोएथीने, एंड C का सेकेंड आंसर होगा लॉस्ट इल्यूजन्स बाय ऑनर डी बेल्जैक, एंड लास्ट है एपिटफ ऑफ अ स्मॉल विनर। इसको लिखा था मैकेडो डी एसेस ने। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ दीज प्ले बाय गिरीश कर्णा शेयर इट्स थीम विथ थॉमस मैन्स द ट्रांसपोज्ड हैट्स। तो ये आपने पढ़ा है हायावदना। इसका आंसर है डी, जिसमें जो एक मैन है उसका जो सर है वो एक हॉर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्जीनिया वुल्फ्स ऑरलैंडो पोएम्स Virginia Woolf's Orlando opens in 1588 and Orlando, a 16 years old boy, writes a poem called। तो यहाँ पे बात चल रही है ऑरलैंडो की, जिसमें काफ़ी कुछ हुआ है। ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है जो कि 1558 से लेके 1928 तक चली है और ये पब्लिश हुई थी 1928 में। और वर्जीनिया वुल्फ ने इसे लिखा था, डेडिकेट किया था वीटा सैकवेल को, जो कि वर्जीनिया की फ्रेंड थी, लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा थी। इसमें ऑरलैंडो जो शुरुआत में ये नॉवल जब स्टार्ट होता है तो ये 16 ईयर ओल्ड का एक बॉय है और इस जर्नी में वो काफ़ी कुछ देखने को मिला है कि उसका कभी एक के साथ रिलेशन होता है, फिर दूसरे के साथ, फिर थर्ड, फिर वापस जब उसकी आँख खुलती है वो एक फ़ीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो मेल्स के साथ होने लगता है। ये एक मतलब काफ़ी लंबा एक नॉवेल है, लंबा यानी कि मोस्ट हैपनिंग इंसिडेंट्स। इसमें ऑरलैंडो एक पोएम लिखता है और इस पोएम का नाम है द ओक ट्री। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोल। तो इसका करेक्ट आंसर है शैली, पीबी शैली। द माइंड इन क्रिएशन एज अ फेडिंग कोल, ये कंपेयर किया था पीबी शैली ने।
इसका मतलब ये है कि जितना हम अपने माइंड को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएंगे वो उसी तरह से निकल के आएगा। जैसे एक हम कोल जैसे कितना काला होता है और जैसे जैसे उसको हम यूज़ में लाते हैं वैसे वैसे वो फेड होता चला जाता है। इसी तरह से माइंड भी हमारा ऐसे ही है, जितना हम उसे क्रिएशन में लेकर आएंगे उतना ही वो अच्छा काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 57, एम्पायरिस्ट लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद, इसका आंसर है ए, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सेंस डाटा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ परफॉर्मेंस एज यूज्ड इन लिंग्विस्टिक थ्योरी। स्टेटमेंट्स हैं, इट इज analogs to the Saussurian concept of length. Second है, it refers to the specific utterances of individual native speakers in actual situations. Third है, it is an innate grammar that suggests human universal ability to use language. Fourth है, it includes hesitations and unfinished structures arising out of psychological difficulties acting upon the speaker. इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकेंड एंड फोर. इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक utterances of individual native speakers in actual situations. And fourth है, it includes hesitations and unfinished structures arising out of psychological difficulties acting upon the speaker. जो डी है, सेकेंड एंड फोर है इसमें ऑप्शंस, ये हमारा करेक्ट आंसर है. अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें एक असर्शन एंड एक रीज़न है. पढ़ देती हूँ मैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीज़न. असर्शन है, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स फोकस ऑन द indeterminate and unstable nature of textuality and subjectivity. And reason है, postmodern narrative acts regard narratives and characters as tentative representation of writing and identity. In light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों गलत है, दोनों सही है, या एक गलत है. ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेटेड जो रीज़न है उसका सही है या नहीं. यस, ये जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है एंड इसका रीज़न भी करेक्ट है. सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कंटेन जॉन डन्स फेमस कॉन्सीट ब्रिंगिंग अ पैरेलल बिटवीन लवर्स एंड द हैंड्स ऑफ अ कंपास. 4 ऑप्शन है इसमें और जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. ये जॉन डन ने लिखी थी पोएम. जब वो अपनी वाइफ को छोड़कर फ्रांस जा रहे थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी. वैलिडिक्शन मतलब विदाई, मतलब बिछड़ना, एंड फॉरबिडिंग मॉर्निंग मतलब रोने के लिए मना करना. फॉरबिडिंग मतलब मना करना, मॉर्निंग फॉर रोने के लिए. तब उनकी वाइफ बहुत अपसेट थी. तब वो उनको पोएम डेडिकेट करते हैं लिखकर, और उसमें वो ये समझाते हैं कि जो प्यार है दो लोगों के बीच में, जो ये प्यार होता है ये एक स्पिरिचुअल लव होता है. ये फिज़िकल लव नहीं है. हम दोनों के बीच का जो प्यार है ये एक स्पिरिचुअल लव है. अगर मैं तुमसे दूर भी हूँ तो भी हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. और इसी में वो कंपेयर करते हैं अपने प्यार को एक कंपास से. कंपास में जिस तरह से 2 नीडल होती हैं उसी तरह से वो अपने प्यार को कंपेयर करते हैं और कहते हैं जिस तरह से ये कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, 2 अलग नीडल होने के बावजूद ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी तरह से हमारा प्यार है. नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ दीज यूके यूनिवर्सिटीज़ सॉ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज़. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर्स टू अ साउंड दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोनेस्थीम, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, arrange the following characters in their chronological sequence of appearance. मीराबेल, शाइलॉक, जिमी पोर्टर, सर एपिक्योर, मेमन. यहाँ पे हमें 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स दिए हैं जिसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं किन वर्क से रिलेटेड है, नॉवल या फिर ड्रामा से रिलेटेड हैं. अगर बात करें मीराबेल की, मीराबेल जो एक कैरेक्टर है वो थी द वे ऑफ द वर्ल्ड में. एंड उसके बाद है शाइलॉक. शाइलॉक जो कैरेक्टर है वो था द मर्चेंट ऑफ वेनिस में. एंड जिमी पॉटर था
एंग्री यंग मैन में एंग्री यंग मैन लिखी थी जॉन ऑब्सफोर्ड ने। एंड हमारा लास्ट है सर एपिक्योर मैमन। सर एपिक्योर मैमन था द अल्केमिस्ट में, जिसे बेन जॉनसन ने लिखा था। ठीक है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा था विलियम कॉन्क्रीव ने। सो अब हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है अरेंज। सबसे पहले हमारा आता है शाइलॉक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1600 में लिखा गया था ये। अब यहाँ पे सेकंड का जो ऑर्डर है ये हमारा दो ऑप्शंस में आ जाता है, बी एंड सी में। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, अब उसके बाद है 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। सो ये ऑर्डर है और बी का जो ऑर्डर है वो है 2, 4, 1, 3। थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। सर एपिक्योर मैमन जो कि द अल्केमिस्ट से है, ये लिखा था बेन जॉनसन ने 1610 में। इसके बाद आता है हमारा मिराबेल द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लिखा गया था 1700 में। एंड उसके बाद आता है हमारा जिमी पॉटर। तो ये हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो है 2, 4, 3, 1, सॉरी 2, 4, 1, 3। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें पोएम्स की स्टार्टिंग लाइंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि पोएम किसने लिखी है। सो उसके लिए हमें पोएम का नाम भी जानना होगा, अगर याद होगी तो। फिर उसके बाद राइटर्स, तो इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान से नेट की प्रिपरेशन करनी होती है। चलिए देख लेते हैं लाइन्स। ए लाइन है करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। सो ये लाइन जो है ये द लोटस ईटर्स से ली गई है, जिसे लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अब सेकंड लाइन देख लेते हैं हम। आई एम पुअर ब्रदर लिपो बाय यू लीव। सो यहाँ पे लिपो जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे है फ्रा लिपो लिपी, जैसे लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। एंड सी है आई कॉट दिस मॉर्निंग मॉर्निंग्स मीनियन। ये लाइन ली गई है विंडोवर से, जिसे लिखा था जीएम हॉपकिंस ने। डी है लुक इन माई फेस माई नेम इज माइट हैव बीन। सो ये है अ सुपरस्क्रिप्शन, जिसे लिखा था दांते गैब्रियल ने। एंड ई है द सी इज काम टू नाइट, ये डोवर बीच से ली गई है लाइन, जिसे लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सो सबसे पहले यहाँ पर आ गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 2, उसके बाद आ गया रॉबर्ट ब्राउनिंग 5, 2, 5। उसके बाद आ जाता है जीएम हॉपकिंस, तो 2, 5, 1। और उसके बाद है दांते गैब्रियल 2, 5, 1, 3। एंड लास्ट में हमारा 4 आ जाएगा 2, 5, 1, 3, 4। सो बी इसका करेक्ट सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स टेरी ईगल्टन्स व्यू ऑन लिटरेचर। सो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी गई है जिसे हमें डिस्क्राइब करना है। It is closely allied to religion in its significance and seriousness. B है it is involved in the reproduction of the dominant social order. C है its primary purpose is to produce beauty and pleasure. And D है its reason is to reflect social reality directly. So Terry Eagleton, जिनका पूरा नाम टेरेंस फ्रांसिस ईगल्टन है, ये एक इंग्लिश लिटरेरी थियरिस्ट एंड क्रिटिक हैं। कल्चरल स्टडीज के लिए जाने जाते हैं और कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं। मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। दैट मीन इस क्वेश्चन में जो इनका ट्रू स्टेटमेंट है वो है बी, इट इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द डोमिनेंट सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज अप्लाई टू ग्रेट पोएट्री। सो लॉन्जाइनस की यहाँ पे बात हो रही है, जिनका जन्म हुआ था 213 AD में। एंड ही वॉज अ ग्रीक रिटोरिशियन एंड फिलोसॉफिकल क्रिटिक। सो इनके हिसाब से ग्रेट पोइट्री की जो क्वालिटीज़ हैं वो इन दोनों में से हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस एंड इंस्पायर्ड पर्सन। और है स्टेटमेंट नंबर 3, इट मस्ट एम्प्लॉय डिवाइसेस ऑफ रिटोरिक। सो इसका करेक्ट जो सीक्वेंस बनता है वो है 1 and 3 ए ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 67, who among the following is the founder of the Survey of English Usage। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैंडोल्फ क्विग, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट 19th century philosophical term of Russian origin did Friedrich Nietzsche use to describe the disintegration of traditional morality in Western society? So Friedrich Nietzsche was a German philosopher, prose poet, cultural critic and philologist, and he was belong to nihilism। नाहिलिज्म मतलब फिलोसफी ऑफ नथिंग। फिलोसफी ऑफ नथिंग को हम 3 तरह से देख सकते हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है,
किसी के भी अस्तित्व का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो दुनिया है वो वैसे ही चलती रहेगी, चाहे कितने भी लोग आएँ, कितने भी लोग जाएँ। एंड मोरल की बात की गई है इसमें कि अगर गुड एंड बैड है, ये सब सोसाइटी ने बनाया है। सो ये गुड एंड बैड जो है ये सोसाइटी ने जो बनाया है, इससे क्या होता है कि हमारी जो फ्रीडम है उस पे पाबंदियाँ लग जाती हैं। एंड पॉलिटिकल नाइलिज्म की बात की जाए अगर, सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रही है। इससे हमारी जो फ्रीडम है उस पे उसने कंट्रोल किया हुआ है। सो अगर ये सब नहीं होगा तो एक दुनिया में जीने का एक अलग ही वे निकल कर आएगा। अगर नाइलिज्म ज़्यादा फैल जाता है तो हो सकता है कि रिलीजन, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, और हो सकता है कि इसका एक न्यू आउटकम निकल के आए। वैसे बहुत से लोग इसके अगेंस्ट ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, अनलाइक साइंटिफिक रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च डज नॉट हैव स्पेसिफिक मटेरियल्स for investigation and scientific tools for reaching a conclusion and formulating a theory. And statement 2 है, literary research consists of critical interpretation of an author's work to the exclusion of biography and editing of text. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. या फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, या फिर 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, या फिर 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। सो बहुत बारी जो दो स्टेटमेंट है वो दोनों भी इनकरेक्ट हो सकती हैं। सो ये ऑप्शन भी चूज करते में आप लोगों को लाइक कॉन्फिडेंस के साथ आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, which two of the following are true according to the documentation style prescribed by the 8th edition of the MLA handbook? So MLA का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसका पूरा नाम है MLA हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। इफ द टाइटल पेज ऑफ अ बुक कंटेन्स एन इम्प्रिंट एज वेल एज द पब्लिशर्स नेम, omit the imprint and use the publisher's name. Second है, while giving a URL, copy it from the web browser. Third, if a quotation extends to more than 5 lines, set it off from the next text as block indented an inch from the left margin. Fourth, long titles should be abbreviated using the first letter of keywords typed in uppercase without interventing space. So इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, which of these questions would cultural studies be most interested in asking? So cultural studies से related एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। Who decides what is to be produced? Who can afford the artificate? How is the artificate marketed? What is the register of speech in the artificate? सो करेक्ट आंसर बताना है, जिसमें से सिर्फ एक ही गलत है इन क्वेश्चन में। तो एक ही हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है और 3 सही हैं। देखा जाए तो 1, 2, 3 ये तीनों ही सही क्वेश्चन है। एंड जो 4 है, व्हाट इज द रजिस्टर ऑफ स्पीच इन द आर्टिफिकेट, ये गलत हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, 1, 2, 3 सही है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट कंटेंट? ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी सेलिब्रेटेड द रोल ऑफ द सबाल्टर्न्स. Traditional history of India's freedom movement celebrates the contribution of select icons. Traditional historiography highlights the dominant strands of India's freedom struggle. Subaltern studies historiography highlights the dominant strands of India's freedom struggle. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट से रिलेटेड सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे स्टार्टेड पब्लिकेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2, 1, 3, 4, क्योंकि जो द टैटलर है ये वीकली मैगजीन थी जो कि रिचर्ड स्टील ने स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की थी द स्पेक्टेटर, एंड फिर हमारा आता है द रैमलर जिसे सैमुअल जॉनसन ने स्टार्ट किया था 1750 में, एंड लास्ट में द क्रिटिकल रिव्यू जिसे 1756 में स्टार्ट किया गया था।
So C is the correct answer. अब है क्वेश्चन नंबर 74. Who among these does Gabriel Garcia Marquez name right in the beginning of his Nobel Prize address? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्डिनेंड एंड एंटोनियो. सो फर्स्ट एंड फोर्थ ये सही आंसर है. ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 75. अरेंज द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. सो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि पोएम्स कब रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी, सॉरी. अब क्वेश्चन 1 है, एन एज्ड मैन इज बट अ पॉटरी थिंग. सो ये लाइन है सेलिंग टू बाइजेंटियम की, जिसको W.B. ईट्स ने लिखा था 1928 में. फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1807 में. एंड उसके बाद है डैडी आई हैव हैड टू किल यू, जो डैडी पोएम से लिया गया है, जिसे सिल्विया प्लैथ ने लिखा था 1962 में. फिर है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, एमिली डिकिंसन ने लिखा था 1929 में. तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो है 2 4 1 3. सो ए इसका करेक्ट आंसर है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76. एरिक कॉर्बेक्स माइमेसिस 1946 में जो लिखी गई थी, क्योंकि एक माइमेसिस पहले भी लिखी गई थी. माइमेसिस जो कि ग्रीक वर्ड है. सो ये जो बात हो रही है एरिक ने लिखी थी उसकी बात हो रही है. ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जो कि एंड होता है, चैप्टर इसका एंड होता है वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. फ्रॉम होम डज गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक बोरो द टर्म सबऑल्टर्न. तो ये उन्होंने बोरो किया था एंटोनियो ग्राम्सी से. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. यहाँ पे हमें ऑथर और उसके टेक्स्ट से उसको मैच करना है. सो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि जो माइनर वर्क्स हैं वो भी आ जाते हैं. सो राइटर्स के हमें मेजर एंड माइनर वर्क्स दोनों पे ही फोकस करना है जो अच्छे राइटर हैं. सो अब जैसे यहाँ पे हमें नाम दिख रहा है डायलन थॉमस का, आर्नोल्ड वेस्कर का, G.M. सिंज. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इनमें से आई थिंक कोई भी एक वर्क नहीं पढ़ा है. लेकिन अगर हम आंसर की बात करते हैं तो मैं आपको इसका करेक्ट ऑर्डर बता देती हूँ. ए का हमें मैच करना है जूनो एंड द पेकॉक से. ए का 3 है और इसी के साथ हमें इसका आंसर निकल के आ जाता है जो कि बी है. बी इसका करेक्ट, आप सीक्वेंस अगर देखेंगे तो बी इसका करेक्ट हो रहा है. ए का 3 है, उसके बाद बी का 5 हो गया, सी का 2, डी का 1 एंड ई का 4. अब है क्वेश्चन नंबर 79. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और हमें नॉवेल्स बताने कि ये कौन से नॉवेल्स का कैरेक्टर है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है विंस्टन स्मिथ की. विंस्टन स्मिथ की बात हो रही है और बहुत ही एक फेमस फिक्शनल कैरेक्टर है ये. 1984 इसका करेक्ट आंसर है. ये अच्छे मेजर वर्क्स एंड मेजर राइटर्स की यहाँ पे बात हो रही है. सो ए का 3rd जो है वो करेक्ट है. इसी के साथ हमें सही आंसर भी मिल चुका है. यहाँ पे सीक्वेंस दिए गए हैं. ए का 3rd हो गया, 5 का यहाँ पर 1 हो गया, सॉरी बी का यहाँ पे 1 हो गया एंड सी का 5, डी का 2 एंड ई का 4. पॉल जो है ये फिक्शनल कैरेक्टर सन्स एंड लवर्स से लिया गया है. सो इसी के साथ हमें एक करेक्ट आंसर मिल गया है. क्वेश्चन नंबर 80 है. विच 2 ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर डिप्लॉयड इन द वर्क ऑफ फ्रेडरिक जेम्सन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे 2 टर्म्स जो पूछी गई हैं वो है 1 एंड 3. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बी. अब एक क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फीचर क्या है? एम्फेसिस ऑन द सेंट्रल रोल ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स, presentation of futile actions devoid of any goal, portrayal of situation that point to the meaningfulness of life, lacking in conflicts and dramatic tensions, presenting players in a stasis or drift without definite roles. तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इसका जो चलन हुआ था, जिसका मेन मकसद ये था, लाइक जब सबको लग रहा था कि एक आखिरी वॉर और होने बाकी रह गई जिसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ये एग्जिस्टेंस पे एक तरह से सवाल उठाया गया था कि लाइक ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है. तो इस तरह से ड्रामे में कोई प्लॉटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था. बस
के जो फीचर्स हुआ करते थे वो एंटी कैरेक्टर, एंटी लैंग्वेज, एंटी ड्रामा, एंटी प्लॉट, इस तरह का इसका फीचर था। जिस ड्रामे का कोई एक मैसेज जो दिया जाता है, मोरल या फिर गोल, कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है। सो इसमें से हमारा 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल, एंड फिर है लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशंस, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ड्रामा वगैरह क्रिएट करना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर उतनी डेप्थ में नहीं जाता था ये ड्रामा। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गॉडॉट। इसमें क्या होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन जो कि किसी का वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं नहीं पता है, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कोई कभी अपना ड्रीम सुनाने की बात कर रहा है, कोई कुछ, मतलब एक प्रॉपर इसमें प्लॉटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। सो ये एब्सर्ड ड्रामा होते हैं। और इसका हमें एक तो सेकंड हमें स्टेटमेंट मिल गई है, फोर्थ मिल गई है, एंड प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन अ स्टैसिस और ड्रिफ्ट विदाउट डेफिनाइट रोल्स। सो इसका जो सही लग रहा है वो है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें ऑथर्स दिए गए हैं एंड हमें उनकी फॉर्म के साथ उन्हें मैच करना है, किस तरह का वो वर्क लिखते थे। सो ये जो लिस्ट है ये सभी ग्रीक राइटर्स की लिस्ट है, जैसे पिंडर, मिनंदर, सैफो, एरिस्टोफेंस। और यहाँ पे जो फॉर्म दी गई है वो है एपिनीशिया। एपिनीशिया जो है वो एक जैनर है जिसमें ओकेजनल पोइट्री लिखी जाती थी। ओकेजनल पोइट्री इन द सेंस, जब किंग कोई बैटल जीत के आता था तो विक्ट्री और लिखा करते थे ये उसके लिए। एंड नेक्स्ट है हमारे मिनेंदर, ये भी ग्रीक ड्रामेटिस्ट है जो कि न्यू कॉमेडी इनका जैनर था। एंड नेक्स्ट है सैफो, ये लिरिक पोइट्री लिखा करते थे, एंड लिरिक पोइट्री यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। लास्ट है एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस भी ग्रीक राइटर हैं जो कि ओल्ड कॉमेडी लिखा करते थे। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन के आ रहा है, पिंडर मैच होगा एपिनीशिया से, क्योंकि ये एक एंशियंट ग्रीक एंड पोइट थे। सो करेक्ट जो ऑर्डर बन के आएगा वो है बी। इसमें ए का 1 हो गया, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2। So B is the correct answer. Next question number 83. What might the speaker mean when he addresses time in a Shakespearean sonnet and declares that I will be true despite the scythe and tea? So statements है यहाँ पे, time preserves human life, with time comes change, time creates opportunities, time removes human life. So इसमें से जो 2 स्टेटमेंट है वो है with time comes change, वक्त के साथ चेंजेस आते हैं, एंड है 4 टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। सो सेकेंड एंड 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द ऑप्शन विल बी सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। चार्ल्स लैम्प यूज द स्यूडोनिम एलिया फॉर राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। सो गाइस मैं एक लिस्ट इस पर भी बनाऊंगी जो राइटर्स ने अपने अपने स्यूडोनिम यूज़ किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम्स में। सो इस पर एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए। अगर आप लोग भी एग्री करते हैं सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चार्ल्स लैम्प ने जो अपना स्यूडोनिम यूज़ किया था एलिया, सो ये किया था लंदन मैगजीन में। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 85. Which two of the following are highlighted in relation to specific historical moments by Stephen Greenblatt? So Stephen Greenblatt एक literary historian है। He was born in 1943 and now he is 79 years old. यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट है वो हाईलाइट की थी इन्होंने, तो वो है सर्कुलेशन ऑफ मीनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी। 85 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। Which of these does a book How to Read Donald Duck identify as an important element in its analysis of imperialist ideology in the Walt Disney comic book? ये एक ऐसे लिखा था एरियल डॉफमैन ने जिसमें उनका ये कहना था कि किस तरह से एक हमारी फेवरेट कॉमिक बुक डोनाल्ड डक ऑपरेट कर रही है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को।
मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें इम्पेरियलिज्म को हवा दी गई है, जैसे कि survived bonfires, impounding and being dumped into the ocean by the Chilean army. And this controversial was seen in this essay. में उनका कहना था कि डिज्नी कॉमिक्स जो हैं वो सिर्फ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ही नहीं रिफ्लेक्ट करी हैं, बल्कि जो एक्टिव एजेंट्स हैं वो इस आइडियोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं उसके फेवर में. Focusing on the hapless mice and ducks of Disney, curiously parentless, marginalized and always short of cash. तो डॉफमैन ने एक्सपोज किया था how these characters established hegemonic ideas about capital, race, gender and relationship between developed countries and the third world. So ये जो वर्क था वो बिलोंग करता है नोबल सेवेज से. सी इसका करेक्ट आंसर है. So, question number 87. Which among the following are the works of George Gissing? George Gissing एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे ऑफ 19th सेंचुरी के. So, उनके वर्क पूछे गए हैं इसमें. So, इनका वर्क है न्यू ग्रब स्ट्रीट एंड द ऑड वुमन. So, सी इसका करेक्ट आंसर होगा. 1 and 3 सही स्टेटमेंट है. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. सॉरी, बी 1 and 3 करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा. And question number 88. Which of the following poems by Robert Browning contains the lines, "Our interest on the dangerous edge of things, the honest thief and the tender murderer, the superstitious atheist"? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि जो लाइन्स हैं वो किस पोएम से बिलोंग करती हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिशॉप ब्लॉग्राम्स अपॉलॉजी. बी करेक्ट आंसर है. फिर है क्वेश्चन नंबर 89. विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट द प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ उपमन्यु चैटर्जीज इंग्लिश ऑगस्ट. सो इसमें देखा जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, मरी जुआना एंड मार्कस ऑरेलियस. सो ए इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 90. इन कंपैरेटिव फिलोलॉजी एंड समटाइम्स इन मॉडर्न फोनोलॉजी, what is the term used to refer to the deletion of a vowel within a word? सो इसका करेक्ट आंसर है साइनकोप. डी इसका करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ इट्स एपिग्राफ टेकन फ्रॉम द कथा उपनिषद. सो इनमें से जो नॉवल है उसमें से कौन सा जो नॉवल है उस जिसमें से एपिग्राफ लिया गया था. उपनिषद से इसका एपिग्राफ लिया गया है. इनमें से हमें बताना है. ऑप्शन है अ रूम विद अ व्यू बाय E.M. फॉस्टर. बी है पॉइंट काउंटर पॉइंट by Aldous Huxley, and C है The Island of Dr. Moreau by H.G. Wells, and D है The Razor's Edge by Somerset Maugham. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D, The Razor's Edge by Somerset Maugham. Question 92. Potato is a 16th century borrowing into English from. So ये 16th century में जो पोटैटो जो वर्ड है वो बोरो किया गया था किस लैंग्वेज से. सो ये हमारा स्पेनिश लैंग्वेज से बोरो किया गया, यानी जो पोटैटो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है जो कि इंग्लिश में लिया गया था, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक मिली जुली लैंग्वेज है. लाइक लैटिन भी है इसमें, फ्रेंच भी है एंड स्पेनिश भी है. अब है क्वेश्चन नंबर 93. व्हाट फंक्शन ऑफ इंग्लिश इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ लिंक लैंग्वेज अलॉन्ग विद a first language by stable bilinguals in well-defined social context. So, इसका correct answer है B, complementary. Question number 94. In Noam Chomsky's definition of grammar, which two features are drawn from mathematics? So, इसका हम देखेंगे. Options है complexity, abstraction, transformation and generation. So, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स द ओनली एक्सटेंट ट्रायोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी. इसका करेक्ट आंसर है ए, एगमेमन कुफोरी द ह्यूमैनिटिस. फिर है क्वेश्चन नंबर 96. हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द शिकागो स्कूल्स ऑफ क्रिटिक्स. इनमें से कौन बिलोंग करते हैं शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से. सो जो R.S. क्रेन है एंड एल्डर ऑल्सन.
फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारे बिलोंग करते हैं शिकागो स्कूल ऑफ ग्रीटिंग से। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ दीज डिड द वुड्स डिस्पैच सीक टू प्रोपगेट। वुड्स डिस्पैच के बारे में आप सब मोस्टली जानते ही होंगे। सो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा जो है वुड्स डिस्पैच सीक टू प्रोपगेट। तो सबसे पहले इसका पॉइंट आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज टू इंडियंस। मकसद यही था कि जो वेस्टर्न नॉलेज है वो इंडिया में दी जाए, इंग्लिश स्कूल्स को और बेहतर बनाने की इसमें बात की गई थी। एंड लास्ट है हमारा क्रिएट अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ये दो बात उसमें की गई थी। 1 और 4 इसका सही आंसर है, सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 98, अरेंज द फॉलोइंग जर्नल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे स्टार्टेड पब्लिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 73 था इसी तरह का, द टेटलर, द एग्जामिनर, द रिव्यू, द स्पेक्टेटर। और उसमें था हमारा द स्पेक्टेटर, द टेटलर, द रैम्बलर, द क्रिटिकल रिव्यू। स्पेक्टेटर एंड टेटलर इसमें भी पूछे गए हैं। सो इनका हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा आ गया थर्ड द रिव्यू, फिर है फर्स्ट द टेटलर, फिर उसके बाद आया था हमारा द स्पेक्टेटर एंड देन द एग्जामिनर। तो ये हमारा हो गया 3, 1, 4, 2। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोएम्स बाय निज़िम एज़िकिल दैट मेक्स फन ऑफ इंडियंस यूज ऑफ इंग्लिश। तो इनमें से कौन सी दो पोएम हैं जिसमें निज़िम एज़िकिल ने इंडियंस का एक मजाक उड़ाया है विद द यूज़ ऑफ इंग्लिश के, लाइक इंग्लिश बोलने में इंडियंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। सो वो जो दो पोएम है, फर्स्ट हो गई गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, एंड हमारी सेकंड पोएम हो गई वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। सो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, ए इसका ऑप्शन सही होगा। अब है लास्ट हमारा क्वेश्चन 100, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें ऐसे दिए गए हैं और हमें उनके एसेइस्ट से मैच करना है। सो ऐसे के नाम है द टॉरी फॉक्स हंटर, व्हाट आई बिलीव, द डेथ ऑफ द मॉथ, ऑफ एम्बिशन। सो द टॉरी फॉक्स हंटर लिखा था जोसेफ एडिसन ने। ए का हमारा हो गया सेकंड, सो ए का सेकंड हो गया, मिल गया आंसर। बी ऑप्शन सही होगा, ए का सेकंड है, देन बी का हमारा थर्ड है, सी का फोर्थ है एंड डी का 1 है। सो इसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड अब मैं जो सीरीज़ लेकर आऊँगी उसमें मैं सॉल्व करने वाली हूँ अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन पेपर। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।